हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 मई 2020 और आज के करंट अफेयर के टॉपिक्स लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के एक रिपोर्ट आई है। एक न्यूज़ है, रिपोर्ट क्या न्यूज़ है। दूसरा है साल्फेसी, तीसरा है तोमान, चौथा है स्टायरिन प्लांट इंसिडेंट। आज जो है सुबह ही एक बड़ी दुर्घटना हुई है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, कि वहाँ पर एक स्टायरिन गैस का प्लांट है जिससे कि गैस लीक हो गई और जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ गई हैं। कुछ की जान चली गई है और कुछ अभी बीमार हो गए हैं बुरी तरह से। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा वैशाख फेस्टिवल, बुद्ध पूर्णिमा है आज, तो उसके बारे में थोड़ी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इंडियन कल्चर आपके सिलेबस में, इसलिए तो आइए देखते हैं सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो न्यूज़ है वो अभी ये है कि उनकी 159वीं जयंती इस साल मनाई गई है और उनकी इस जयंती के उपलक्ष्य पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नाम याद रखिएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसने एक जो है चलचित्र जो होता है, एक तरीके की जो विजुअल्स होते हैं, उनको पूरी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी उन विजुअल्स की, और उस प्रदर्शनी का नाम होगा गुरुदेव जर्नी ऑफ द माइस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, गुरुदेव हाइफन है, फिर उसके बाद जर्नी ऑफ द माइस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये इस बार के लिए न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट आइटम है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए और पता होंगी भी, क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, आपके हिस्ट्री सिलेबस में है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, खास करके जो फ्रीडम स्ट्रगल के का जो टाइम है 1912 के आसपास, 1905 से लेकर के 1920 के आसपास का जो टाइम है, जहाँ पे काफ़ी उथल पुथल रही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है, तो उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ विशेष बातें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जैसे आपको पता होनी चाहिए, जो छोटे मोटे एग्जाम्स में या फिर कभी कभी अच्छे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे किस उपन्यास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और कब मिला था। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले इंडियन थे जिनको लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो मिला था 1913 में। 1913 में सबसे पहली बार इनको ये पहले भारतीय थे जिनको कि पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। और उस किस उपन्यास के लिए मिला था, वो मिला था आपको गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो गीतांजलि का नाम याद रखिएगा 1913 में। उसके अलावा 1915 में इनको एक और प्राइज़ मिला था जिसको कहते हैं नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी जो बहुत महान टाइप के लोग होते थे, जो जिन्होंने कला या विज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा किया हो। तो लॉर्ड हार्डिंगे उस समय हमारे देश में जो है वो गवर्नर जनरल था, तो उसने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। तो वो नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी 1915 में। और 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तो उसका विरोध दर्ज कराने के लिए इन्होंने अपनी अवार्ड वापसी कर दी, अवार्ड अपना वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड अपने पास रखो, मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। तो 1919 में जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने वो उपाधि हटा दी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखने लायक है, वो ये है कि 1929 में, 1929 में और 1937 यानी 1937 में इन्होंने इंटरनेशनल रिलीजन की जो कांग्रेस हुई थी, इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो हुई थी, इन 2 सालों में इन्होंने वहाँ पर अपने व्याख्यान दिए थे। जैसे विवेकानंद के बारे में कहा जाता है ना कि 1893 में उन्होंने अपनी जो रिलीजियस कांग्रेस थी, वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस थी, वहाँ पर अपना व्याख्यान दिया था। वैसे ही ये 2 बार इंटरनेशनल रिलीजियस कांग्रेस में जाकर के पार्लियामेंट हुई थी, इंटरनेशनल रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी, वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपने व्याख्यान दिए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 1929 और 1937 जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि छुपे रहते हैं, कई बार उस पर ध्यान नहीं जाता, उनको मैंने बता दिया और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप अपनी हिस्ट्री की बुक से भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने राष्ट्रगान भारत का भी लिखा है और साथ में राष्ट्रगान बंगाल का भी है, बांग्लादेश का भी है, इन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में क्या है कि जैसे अगर कोई बैंक है, अगर आप उसका पैसा नहीं चुकाते, आपने उससे लोन लिया है, तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि आपके घर आए, आपसे आपकी संपत्ति कुर्क कर दे, उसको नीलाम कर दे और आपसे जो भी कर्ज था वो वसूल कर ले, और अपने जो बैड लोन्स बन रहे थे, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन रहे थे, उनको वो होने से रोक दे। ठीक है, तो इस तरह के अधिकार बैंक के पास होते हैं। इस तरह के अधिकार आपके जो दूसरे वो होते हैं, जो नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनके पास नहीं होते। कोऑपरेटिव बैंक्स अलग होते हैं। गाँवों में आपने देखा होगा, वो बीज के लिए उधार देना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसानों को उधार देना, इस तरह के काम वो करते हैं। ठीक है, तो अभी हुआ क्या कि पिछले साल कुछ ऐसे केस आए थे। भारत में कुल मिला के लगभग 1551 के आसपास जो है कोऑपरेटिव बैंक्स हैं,
और इन कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी बहुत से कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी धोखाधड़ी के मामले सामने आए, जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स बंद होने के कगार पे आ गए पिछले साल, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, उसके अलावा भी बहुत से जगहों पे हुआ। तो इसलिए सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। उसने कहा है कि ये जो सरफेसी एक्ट है, इसके अंतर्गत किसी भी बैंक को ये अधिकार होता है कि वो संपत्ति कुर्क कर दे किसी भी तरीके से, या फिर जो बंदे ने अपना लोन लिया है और वापस नहीं कर रहा है उसे बुला करके उसके खिलाफ कार्यवाही करे, या फिर उसको ये बताए कि आपको लोन कैसे आज चुकाना है, या फिर आप कैसे बाकी बचा हुआ लोन पे करना चाहोगे, किस तरीके से पे करोगे, कितना समय लगेगा, क्या आपको हेल्प चाहिए या फिर टाइम चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि बैंक के पास होती हैं, जो वो करता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ये नहीं था। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के डूबने के बाद, कोऑपरेटिव बैंक की जो हालत हो रही है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको भी सरफेसी एक्ट के अंदर लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे न्यूज़ बस इतनी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सरफेसी जो है ना, इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, सरफेसी का, ठीक है। और ये बैंकों के लिए होता था, अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आएगा। बैंक किसके अंडर बनाए जाते हैं? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके अंतर्गत बैंक काम करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक उनके अंतर्गत काम नहीं करते थे। तो अभी उन जो बैंकों की जो कार्यप्रणाली है 1949 के एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रणाली इसमें भी डाली जाएगी, जिससे कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो अपना पैसा नहीं देते, जो कर्ज़ लेके भाग जाते हैं, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज़ लिया है उन्होंने वापस नहीं किया है, तो उनसे कैसे वापस लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति नीलाम की जाए। इस तरह के अधिकार अब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो इस पर रिटन एग्जाम में आ सकता है कि इस पर प्रकाश डालिए कि हाँ ये कितना यूज़फुल होगा, कितना कारगर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोऑपरेटिव बैंक्स वो कहाँ कहाँ हेल्प करता है, किस किस जगह पे हेल्प करता है, वो गाँवों में ज़्यादा खुलते हैं, तो उनका बर्बाद ना होना या उनका कुर्क ना होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, एक जनरल कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकते हो। एडिटोरियल्स आप पढ़ सकते हो, एडिटोरियल इस पर पक्का आया होगा कहीं ना कहीं, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री एग्ज़ाम के लिए। रिटन में, इससे रिटन में क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस पर प्रकाश डालिए या इस पर कुछ अपने थॉट्स। अगला है तोमान। तोमान क्या है? ईरान की जो मुद्रा है उसको कहते थे रियाल। अभी तक ये रियाल थी, रियाल ही थी अभी भी। रियाल को अब कन्वर्ट कर दिया गया है तोमान में। अब उसकी नई मुद्रा का नाम है, ईरान की नई मुद्रा का नाम होगा तोमान। तो अब ये पूछा जा सकता है कि ईरान की मुद्रा का क्या नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देशों की मुद्राएं अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आप 100% मानिए कि किसी न किसी एग्जाम में, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, पहला एग्जाम जो भी होगा उसमें ये मिलेगा कि ईरान की नई मुद्रा या फिर इनमें से कौन कौन सी मुद्रा किन किन देशों की है, ज़रा मिलान कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो तोमान जो है वो ईरान की नई मुद्रा है, और ये नई मुद्रा की कीमत क्या होगी? 1000 रियाल, यानी 1000 रियाल की जो कीमत होती है उससे एक तोमान बनेगा, ठीक है। हुआ ये है कि रियाल की कीमत लगातार गिरी है, क्योंकि जो ईरान है वो आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यूएस ने, अमेरिका ने उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी और डाउन हो गई है। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो आपका जो रुपये, आपका जो करेंसी है, जो पैसा है, वो नीचे गिर जाता है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, वैसे उनकी रियाल है। तो उनका रियाल काफ़ी नीचे गिर गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे भारत में कभी कभी होता है ना कि हाँ यार रुपया काफ़ी नीचे गिर रहा है, उसी तरीके से इनका रियाल इतना नीचे गिर गया, बहुत बुरा हाल हो गया। करीब 3500 गुना ये नीचे गिरा है 1971 से, ठीक है। यानी एक रियाल की कीमत जितनी थी उतनी अब 3500 रियाल देने के बाद आपको वो सामान मिलेगा जो उस समय 1971 में एक रियाल देने पे मिलता था। ये हालत हो गई है। तो इस वजह से क्या किया, क्या नाम है इसका, ईरान ने, कि उसने अपनी मुद्रा ही बदल दी। उसने कहा कि रियाल छोड़ो, अब एक नई मुद्रा लाएंगे तोमान, और एक तोमान, दो तोमान, इसमें बातचीत होगी। तो उन्होंने एक तोमान की कीमत कितनी रख दी है? 1000 रियाल के बराबर रखी है। जैसे हमारे यहाँ भी हुआ था, 2 रुपये की, 5 रुपये की कीमत जब कम होने लगी, 2 रुपये की कीमत जब कम हो गई, 1 रुपये की जब कीमत कम हो गई, तो 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि 1-2 रुपये की जो वैल्यू थी आज की डेट में, वो 10 रुपये की नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि वो छोटे छोटे सिक्के चलाने बंद कर दिए, वो नोट छापने बंद हो गए। आते हैं अभी भी, लेकिन हाँ बहुत ही कम है। और ये तो फेज़ आउट ही हो गए 1 रुपये के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्के ख़त्म हो गए। 1 रुपये तो अभी भी आता है, लेकिन 50 पैसे के सिक्के पूरे ही ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इस वजह से ये किया है ईरान ने, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, और उसकी जो रियाल है, जो मुद्रा है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई। आज एक घटना हुई है, स्टायरिन गैस प्लांट है विशाखापट्टनम में, और ये स्टायरिन गैस प्लांट किस कंपनी का है वो याद रखिएगा, और वो कंपनी किस देश की है ये भी याद रखिएगा। कंपनी का नाम है
एलजी कंपनी का ये प्लांट है, स्टायरिन प्लांट, और ये कंपनी है साउथ कोरिया की, ठीक है, साउथ कोरिया ही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो कुछ ऐसा करता नहीं है, ठीक है। तो साउथ कोरिया की कंपनी है, उसका नाम है स्टायरिन, जो है गैस प्लांट है, वो इसने प्लांट लगाया हुआ है। और इससे क्या होता है, स्टायरिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टायरिन गैस नहीं है, ये एक लिक्विड है, ठीक है। ये जब लीक हुई, जब ये स्टायरिन लिक्विड लीक हुआ तो जो गैस, जब रिएक्शन हुआ तो उससे जो गैस फैली चारों तरफ, उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, आँखों में जलन, चक्कर आना, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको महसूस हुई, ठीक है। तो ये स्टायरिन किस चीज़ में यूज़ होती है, ये जो है एक ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल एक लिक्विड है, ठीक है, स्टायरिन। और इससे क्या बनते हैं, स्टायरिन पॉलीथीन बनती है, जो पॉलीथीन होती है वो बनती है। उसके अलावा और भी बहुत से सामान, जैसे हमारे जो ये जो कप प्लेट वगैरह आते हैं, जो प्लास्टिक के सामान आते हैं, वो सारे सामान जो कि बिजली में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे बनते हैं। तो इस वजह से स्टायरिन जो है यूज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्लांट था और उसी में आज जो है ये दुर्घटना हो गई। आज सुबह की बात, कल रात की बात है, आज सुबह की नहीं, कल रात की बात है। रात में लोग सोए हुए थे और सोते समय ही ये हो गया, और जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई, ठीक है। सबसे लास्ट जो है न्यूज़ आइटम है वो है बैसाख। आपको पता है कि आज बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाख की पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। बुद्ध का जन्म भी आज हुआ था। सबसे मज़े की बात यह है कि उनका जन्म भी आज हुआ था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति यानी एनलाइटमेंट वो भी आज हुआ था, और आज ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। उनकी मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो जो महापरिनिर्वाण है, उनका जो बर्थ है, उनकी जो मृत्यु है, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तीनों एक ही दिन प्राप्त हुए थे, बुद्ध पूर्णिमा को, यानी बैसाख की पूर्णिमा को। उसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। ये बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बुद्ध का जन्मदिन, ठीक है, उसी दिन वो पैदा हुए थे। अब बैसाख क्या है, मैंने अभी एक चीज़ लिखी थी, BESAK। बैसाख क्या है, बैसाख बेसिकली इसी बैसाख को UN जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उनकी जो अपनी असेंबली है, सभा है, ठीक है, उन्होंने जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म ने संसार में जो अहिंसा का संदेश फैलाया या जो कंट्रीब्यूशन किया पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी को लेकर के, उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने 1999 में, ये याद रखिएगा, 1999 में UN जनरल असेंबली UNGA ने एक रेजोल्यूशन 1999 में पास किया, और इन्होंने क्या किया, बैसाख नाम से आज के दिन को, जिस दिन भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, जिस दिन उनको एनलाइटमेंट हुई यानी उनको ज्ञान मिला, और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई यानी महापरिनिर्वाण, इन तीनों दिनों को यानी बैसाख को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसका नाम होगा बैसाख। हम बैसाख बोलते हैं, वो बोलते हैं बैसाख, BESAK, ठीक है। बैसाख फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बैसाख फेस्टिवल अगर आपने इस साल तो नहीं हो पाया, लेकिन पिछले साल जब लॉकडाउन नहीं था, कुछ चीज़ें नॉर्मल थी, तो उस समय लंका में ये चीज़ें की गई थी, मनाई गई थी ये चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर कुछ नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।